आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के मॉडल सेट 2 को पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस टाइप का होता है। तो देखिए अभी यहां पर आप याद रखिए, ठीक है। जब हम लोग आगे किरण आरेख को पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस टाइप का बनता है। लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना वह किस टाइप का होता है। तो वह प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है, ठीक है। आभासी के साथ साथ सीधा होता है और इसके साथ साथ छोटा होता है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है ना वह आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। बात समझ में आया। इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग किरण आरेख पढ़ेंगे तब इस चीज को हम लोग एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस प्रकार से होता है प्रतिबिंब का टाइप, कि आभासी, सीधा, छोटा कैसे होता है। तो यहां पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है सर, ऑप्शन को अगर देखा जाए तो एक उल्टा है, एक वास्तविक है, एक आवर्धित है और एक सीधा है। तो इन तीनों में से हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ये सीधा वाला। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया। मतलब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, तो आभासी, सीधा और छोटा होता है। यहाँ पर ऑप्शन में सीधा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा पर टिक कर दिए, कहानी खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है, ठीक है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की जो शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है सर, डायोप्टर। और जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, डी से। और देखिए लेंस की शक्ति का जो फॉर्मूला होता है ना, तो ये फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। यानी जो क्षमता होता है तो क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी, ठीक है। ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, डायोप्टर, यानी कि डी होता है। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंख का जो रंगीन भाग होता है ना उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। और इसे हिंदी से हम लोग क्या कहते हैं सर, तो हिंदी से कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं, आप याद रखिएगा इसको, हिंदी से कहते हैं परितारिका और इंग्लिश से क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्लियर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है। पहला बात, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एक ऋणावेशित कण है, तो उसमें कितना कूलम्ब का आवेश होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, उसमें हमारा आवेश होता है इतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर है बात, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना आवेश होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओम मात्रक है। ओम किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ओम जो होता है ना यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। और ओम को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ऐसे, या फिर आप इसको OHM भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। ये किसका एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का। और प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, R से। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मॉडल सेट 1 में भी दिया हुआ है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, अपचयन, विस्थापन या फिर वियोजन। तो जो भोजन का पचना होता है ना यह एक वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील जो क्षारक होता है ना उसे हम लोग कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं, अल्कली। और जिसे हिंदी से हम लोग क्या कहते हैं सर, क्षार कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इंग्लिश से क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो जो जल में, वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7 से कम, 7 के बराबर या फिर 7 से अधिक। तो देखिए बच्चों, जो अम्ल होता है ना, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। जो क्षारक होता है ना, जो क्षारक होता है, क्षारक का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्षारक का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक।
और जो उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन, उसका पीएच मान होता है 7। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है अम्लीय विलयन का। तो जो अम्लीय विलयन होगा इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक कर दीजिए, कहानी खत्म आपका, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे बात करें, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं सर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। मतलब वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। इसका सही आंसर है पारा, ठीक है, यानी कि व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये मरकरी होता है। मतलब जो मरकरी यानी कि जो पारा होता है ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे देखिए धातु का बात किया गया है। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। इस प्रकार से अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर यहाँ पर अधातु दिया रहता है ना, अधातु, तो इसका आंसर होता ब्रोमीन। लेकिन सर यहाँ पर हमें दिया है धातु, तब इसका आंसर होगा पारा यानी कि मरकरी। और इसे हम लोग Hg से सूचित करते हैं। देखिए अगर धातु का बात करेगा तो हम लोग बोलेंगे पारा, ठीक है, और अगर अधातु का बात करता है यहीं पर यही सेम टू सेम क्वेश्चन में, तो हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन। तो क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। और पारा का जो संकेत होता है ये Hg होता है और ब्रोमीन का संकेत होता है Br। याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बस थोड़ा सा में ही देखिए क्वेश्चन का क्या अंतर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, कोई कोई मतलब ब्रोमीन में मार के टिक घर आ जाएंगे। लेकिन नहीं बच्चों, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपसे धातु पूछा जा रहा है या फिर अधातु पूछा जा रहा है। अगर धातु पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे पारा या फिर मरकरी, और अगर अधातु पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे ब्रोमीन। क्लियर है बात, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। क्लियर है। देखिए एक हमारा होता है एल्केन, और एक होता है एल्किन, और एक होता है एल्काइन। ये तीन चीज को आप समझिए अच्छे से। ऐसे मैंने कार्बन चैप्टर में ये सब चीजों को मैंने आपको बताया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो एल्केन होता है ना, एल्केन, यही हमारा होता है संतृप्त। ये क्या होता है, संतृप्त। और ये दोनों हमारा क्या होता है, असंतृप्त होता है, असंतृप्त। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, एल्केन को आप याद रखिएगा डबल प्लस 2, मतलब डबल करके आप 2 जोड़ दीजिए। एल्किन को याद रखना है डबल, और एल्काइन को याद रखना है डबल करके 2 कम कर देना है। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 का डबल ही तो 4 होता है। डबल वाला है तो डबल वाला मतलब क्या, एल्किन में, और एल्किन क्या होता है, असंतृप्त होता है। तो यही हमारा क्या है, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये असंतृप्त नहीं है, क्यों नहीं है देख लीजिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, तो 4 का डबल कितना होता है, 4 का डबल होता है 8, और 8 में जब आप 2 जोड़ेंगे तभी आपको 10 मिलेगा, तो जबकि यहाँ पर 10 है, मतलब डबल से 2 ज्यादा नहीं। ये एल्केन का ग्रुप है, ये तो संतृप्त होगा, ये तो असंतृप्त नहीं होगा, ये संतृप्त है। ये क्या है, संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड है। CH4 यहाँ पर भी ये संतृप्त है, क्योंकि देखिए यहाँ पर C की संख्या 1 है, एक का डबल होता है 2, और 2 में जब 2 जोड़ेंगे तभी हमें यहाँ पर मिलेगा 4। क्लियर, 4 है। यहाँ पर भी सेम फंडा है, 6 का डबल कितना होता है, 6 का डबल होता है 12, और 12 में जब 2 जोड़ेंगे तभी होगा 14, यानी कि ये सब इसी में आएगा। मतलब यहाँ पर एक C2H4 है, जो हमारा क्या है, एक असंतृप्त है। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे, यहाँ पर एक खाली स्थान है, लेंस का व्यवहार करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है ना, उसको दूर की वस्तुओं को साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब दूर का जो वस्तु है उसको साफ नहीं देख पा रहा है। अब दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वह निकट के वस्तु को साफ देख पाएगा, और जब निकट के वस्तु को साफ साफ देख पाता है, दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं सर, निकट दृष्टि दोष। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये चैप्टर मैंने आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिकी कॉन्सेप्ट से पढ़ा दिया है, और मैंने आपको वहां पर ट्रिक भी बताया था कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो अवतल, सॉरी कौन सा लेंस का यूज होता है, तो अवतल लेंस का। दर्पण नहीं, लेंस बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन से लेंस का यूज होता है, अवतल लेंस का। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर भराएगा, क्या भराएगा सर, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है। आप सोच रहे हैं सर हम याद कैसे रखें। देखिए एक होगा आपका निकट, एक होगा आपका दूर। क्लियर है। एक होगा आपका उत्तल लेंस और एक होगा आपका अवतल लेंस। अब देखिए इसमें 1 ठो 2 ठो 3 ठो 3 शब्द है, इसमें 3 शब्द है, इसमें 1 ठो 2 ठो 2 शब्द है। क्लियर है। उसी प्रकार से इसमें 1 2 3 शब्द है और इसमें 1 2 3 4 शब्द है। क्लियर है बात। तो देखिए इसमें जिसमें कम शब्द है वह कम वाला के साथ, यानी इसमें कम है
दर्पण वाला इसमें दूर में कम है और यहाँ पर उत्तल में कम है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बन रहा है। इसमें ज़्यादा शब्द है, इसमें ज़्यादा शब्द है, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी जब निकट दृष्टि दोष का बात होगा तो अवतल लेंस का यूज करेंगे और जब दूर दृष्टि दोष का बात होगा तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो ये एक सिंपल सा एक ट्रिक है, आप इससे समझ सकते हैं। आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि क्या हमें करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं, तो इस चीज़ को आप एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर आपको ट्रिकी कंसेप्ट से बता दिया, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चालक में बहने वाली धारा, यहाँ पर एक खाली स्थान है, के समानुपाती होती है। ये जो विद्युत धारा होती है ना, ये विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे ओम का नियम तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ओम का नियम ही है, कुछ नहीं है बल्कि ये ओम का नियम है। इसमें क्या होता है, जो भी होता है वो आई के समानुपाती होता है, और ये जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक आर आता है, आर आई। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या भराएगा सर, यहाँ पे ये जो विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा है किसके समानुपाती है, भी के, यानी कि विभवांतर के। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर तो जगह कम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, विभवांतर, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात, यहाँ पे एक खाली स्थान है और जाता है, ठीक है। तो देखिए एक होता है हमारा उपचयन अभिक्रिया और एक होता है अपचयन अभिक्रिया। देखिए, और एक चीज अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। क्यों लग रहा है, देखिए, क्योंकि उपचयन का जो इंग्लिश होता है ये होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। उपचयन का इंग्लिश क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और अपचयन का इंग्लिश होता है रिडक्शन, ठीक है। अपचयन का इंग्लिश होता है रिडक्शन, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ही रिडक्शन दे दिया है, जबकि उपचयन का इंग्लिश यहाँ पर क्या देना चाहिए, ऑक्सीडेशन देना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, लेकिन जो कंसेप्ट है इस चीज को मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ, क्लियर है। चाहे क्वेश्चन जैसे भी आए ना, आपको समझने से मतलब है ना, कि आप समझिए कंसेप्ट क्या है आखिर में। यहाँ पर देखिए उपचयन है, यहाँ पर अपचयन है। तो उपचयन मतलब क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, नाम ही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मीन्स क्या, ऑक्सीजन, और डेशन मतलब क्या, एडिशन, ठीक है। मतलब जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा उसको क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब ऑक्सीजन का योग होगा, इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन का अनुपात जो है, ऑक्सीजन का अनुपात जो है वह क्या होगा, बढ़ेगा। ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, बढ़ जाता है, मतलब बढ़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं है, या कोई दिक्कत नहीं है। अपचयन में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और जब ऑक्सीजन की ह्रास होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की जब कमी होगी, तब क्या होगा, जो O2 का जो अनुपात होगा ना, अनुपात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि घटेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो बस ये रहा कंसेप्ट। अब चाहे क्वेश्चन जिस तरह से है आपको उस तरह से बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग इस इंग्लिश को नहीं पढ़ें और इस क्वेश्चन को देखें कि उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा सर, तो अनुपात बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या भरेंगे, बढ़ जाता है। और अगर यहीं पर उपचयन की जगह पे मान के चलिए कि अगर हमारा अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता, तो अपचयन होने से हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, घट जाता है। क्लियर है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिक के, यहाँ पर एक खाली स्थान है, गलनांक होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, तो आयनिक यौगिक के जो गलनांक होते हैं ना, ये बहुत ही हाई होते हैं, यानी कि उच्च होते हैं। बात समझ में आया। और गलनांक को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये हाई होता है। तो आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक होते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या भराएगा, उच्च भराएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। जो मोटर गाड़ियां हैं, ठीक है, उसमें साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का नहीं करते हैं। तो हम लोग वहां पर उत्तल दर्पण का ही यूज क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसके उत्तर को यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्र को एक छोटे स्थान में एकत्रित कर दिखाता है, जिससे हमें अपनी गाड़ी के पीछे आ रहे ठीक है, आ रहे वाहनों की उपस्थिति के बारे में पता चलता है तथा हम सुरक्षित रूप से वाहन चला पाते हैं। बात समझ में आया। ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, जैसे हमारे पीछे कितनी गाड़ियां आएगी, जितने भी गाड़ियां आएगी, वो एक छोटे से स्थान में ही हर एक चीज को मतलब एकत्रित कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और हमें दिखाता है।
इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, किस किस टाइप की गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं या फिर छोटी गाड़ियां हैं, यानी हमें सब कुछ पता चल जाता है और हम लोग क्या करते हैं, सेफली हम लोग ड्राइव करते हैं। बस यही काम है उत्तल दर्पण का। इसलिए जो गाड़ियों में जो साइड मिरर के रूप में हम लोग यूज करते हैं तो उत्तल दर्पण का ही यूज करते हैं, यानी कि कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ये वाला नहीं लिखना है, ये है आपको नहीं लिखना है, बस आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्या है क्वेश्चन कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ये जो तीर चिन्ह होता है ना, तीर चिन्ह, तो तीर चिन्ह की इस साइड में और इस साइड में अगर परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे ही हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है बात? वही चीज लिखा गया है कि यदि तीर चिन्ह के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभार पूछा जाता है कि जो ये रासायनिक समीकरण होता है उसे हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। तो देखिए इसीलिए करते हैं ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। बात समझ में आया? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल देना है, तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल दे देते हैं सुंदर सा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक एग्जाम्पल H2 + Cl2 से HCl। ये जो है ये हमारे पास एक असंतुलित है। ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और जब हम लोग इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख के संतुलित अगर कर दें तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब संतुलित क्या कैसे किया जाता है, मतलब किस प्रकार से किया जाता है, इस चीज़ का मैंने आपको ट्रिकी कंसेप्ट बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एकदम आप 5 सेकंड में किसी भी समीकरण को संतुलित कर देंगे, वैसा ट्रिक मैंने आपको बताया है। तो ये जो हमारा ये समीकरण जो मिल गया, ये हमारे क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर है? ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है। और ये जो समायोजन शक्ति है ना, इसे हम लोग असमंजन क्षमता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? असमंजन क्षमता भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। उसको असमंजन क्षमता का तो डेफिनेशन पता है, लेकिन उसे समायोजन शक्ति के बारे में पता नहीं है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है? बात करें उत्तर के, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, उसे नेत्र की असमंजन क्षमता कहते हैं। असमंजन क्षमता मतलब क्या हो गया कि कोई भी वस्तु जो होगा तो उसका जो फोकस दूरी होगा उसको समायोजित करेगा। कहाँ पर? मतलब कोई वस्तु हमारे निकट में हो या फिर दूर में हो तो उसके फोकस दूरी को रेटिना पर जब हम लोग फोकसित कर देते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की असमंजन क्षमता। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्या है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। मतलब अगर जल उपस्थित नहीं रहेगा तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? तो देखिए इसके उत्तर को कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल से H+ आयन अलग नहीं होता है, अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल की व्यवहार अम्लीय नहीं होती है। क्लियर है? बात समझ में आया कि अगर जल की अनुपस्थिति रहेगा यानी जल उपस्थित नहीं रहेगा तो वहां से H+ आयन नहीं निकल पाता है, इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन था क्या था कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा। अपना उत्तर समझाइए। यही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। क्लियर है बच्चों? तो देखिए दूध है, उसका pH मान अभी कितना है? 6 है। और दही जब बन जाएगा तो वो क्या होगा? थोड़ा खट्टा हो जाता है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल का pH मान कम होता है, 7 से कम होता है। तो जाहिर सी बात है जब दूध से दही बनेगा तो दही तो और खट्टा होता है, यानी इसका जो pH मान होगा वो क्या होगा? कम हो जाता है। वही चीज इसका आंसर होगा कि ताजे दूध से दही बन जाने पर इसका pH मान कम हो जाता है। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए एक लाइन का उत्तर है, वो बहुत ही सिंपल सा उत्तर है। यहाँ पर मैं जितना भी आपको आंसर बता रहा हूँ ना, सब सिंपल ही है, कोई एक जरा भी ऐसा नहीं है कि हार्ड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैसा कलेक्शन ही किया है ताकि एकदम हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्या है कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों। तो देखिए विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव होता है वह नाइक्रोम धातु का बना हुआ होता है। अब नाइक्रोम धातु का ही क्यों बना हुआ होता है? काहे नहीं लोहा टीन ये सब का काहे नहीं लिया जाता है, काहे नहीं बनाया जाता है? तो देखिए नाइक्रोम का ही बनाते हैं क्योंकि इसमें उच्च गलनांक होता है। जो नाइक्रोम होता है उसमें उच्च गलनांक होता है, ये ऑक्सीकरण मुक्त होता है, इसमें उच्च प्रतिरोधकता होता है और ये अच्छा चालक है।
क्लियर है, बस यही आपको उत्तर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला देखिए, ओम नियम के कथन में ताप क्यों अचर रहता है। मतलब जो ओम का नियम होता है ना, ताप जो होता है टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, अचर रखते हैं, यानी कि कांस्टेंट रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, तो देखिए बच्चों, ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है। ताप का मान अगर मतलब बदलेंगे तो प्रतिरोध का भी मान बदल जाएगा। अब अगर प्रतिरोध का मान बदलेगा तो धारा का भी मान बदल जाएगा, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या होता है कि V बराबर आर आई होता है। तो जैसे ही अगर हमारा R का मान बदलेगा तो जाहिर सी बात है I का भी मान बदल जाएगा। समझ में आया। ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है, जिससे यहाँ पे जिससे लिखिएगा, जिससे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक सेकंड में अच्छे से ही बता देता हूँ आपको। ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है, जिससे यहाँ पर आपको जिससे लिख देना है, जिससे, ठीक है। जिससे धारा का सही मान नहीं प्राप्त होता है, अर्थात एक साथ कई मान बदल जाते हैं। इसलिए ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। इसी कारण से जो ओम का नियम होता है उसमें ताप यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब चलिए 19 नंबर तक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए, व्यंजक चूर्ण के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। मतलब व्यंजक चूर्ण का आपको 2 उपयोग लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूं कि व्यंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग है। तो ये आप देख पा रही हैं, हमारा व्यंजक चूर्ण है। व्यंजक चूर्ण को इंग्लिश में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग लिखना है तो देखिए यहाँ पर इतना सारा उपयोग लिखा हुआ है, आपको जो पसंद आए आप लिख सकते हैं, कोई 2 लिखना है आपको। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लाइलन के व्यंजक में, कागज एवं कपड़ों के व्यंजक में, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में, रासायनिक अभिक्रिया के उपचायक के रूप में। कोई भी आप 2 को लिखिए, कहानी खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अथवा देके यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक अथवा देके नीचे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित अम्ल के प्राकृतिक स्रोत लिखिए। मतलब मिथेनोइक अम्ल है और एक टार्टरिक अम्ल है। देखिए पहले मैं आपको टार्टरिक अम्ल का बता देता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से और ट्रिक से बता देता हूं। देखिए जैसे कि इमली जो हो गया, इमली आप जानते हैं, शायद आपका मुंह में पानी आ गया नाम सुने तो इमली का नाम जैसे ही सुनते हैं हम लोग तो मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि मुंह में लार आ जाता है। तो लार से आप याद रख सकते हैं टार, लार से आप क्या याद रख सकते हैं, टार। तो टार से हो गया आपका टार्टरिक अम्ल, कहानी खत्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है क्या है, इमली है। आप लार याद रखिए ना, जैसे ही हम लोग इमली का नाम सुनते हैं तो मुंह में लार आ जाता है, लार से आप याद रखिए टार, और टार यानी क्या, टार्टरिक अम्ल, और टार्टरिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या हो गया, इमली हो गया। अब यहाँ पर एक है मिथेनोइक अम्ल। तो मिथेनोइक अम्ल का जो स्रोत है ये हो गया चींटी का डंक। चींटी आपको काटा है ना कभी, चींटी का डंक, ठीक है, चींटी का डंक। तो जो चींटी का डंक होता है उसमें मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वहां पर हम लोग इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बच जाते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।